हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ राशिदागा एंड ये चल रहा है आपका पूरा एक वन शॉट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के यूनिट 2 का वन शॉट चल रहा है। ऑलरेडी हमने अपने यूनिट 1 का वन शॉट कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पे हमने सारे जो टॉपिक्स थे यूनिट 1 के, सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, आपके एग्जाम्स में कैसे कैसे आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस करे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। बट अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप फील फ्री टू आस्क मी दैट। तो यहीं पे आज हमारा यूनिट 2 का वन शॉट है, जहाँ पे हम अपनी यूनिट 2 के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर रहे होंगे। बेसिकली जो हमारी यूनिट 2 है वो हमारी बेस्ड है ऑन द अर्थमेटिक, नॉट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बेसिकली ऑन द ऑपरेटर्स इन प्रेसिडेंस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हमारी 3 मेन उस पर ये बेस्ड है, तो हम आज उसके बारे में ही डिटेल में बात कर रहे होंगे। एंड साथ के साथ यहाँ पे मैं आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा समझा रही होंगी, यहाँ पे थोड़ी रिटन कम हो सकती हैं स्लाइड्स में कंटेंट, बट येस वर्बली मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रही होंगी। तो प्लीज़ अपने नोट्स वगैरह बनाने बैठ जाओ अगर आपको बनाने हैं तो। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का वन शॉट, जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पे डायरेक्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ऑपरेटर्स एग्जैक्टली होता क्या है। ऑपरेटर्स आप एक समझ लो, आपकी ना ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए होते हैं। दो मीनिंग्स हैं यहाँ पे जो आपको समझने हैं, दो वर्ड्स हैं जिसका आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि आपका ऑपरेटर्स क्या होता है, दूसरा आपका ऑपरेंड्स क्या होता है। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को आपको मतलब समझ में आना चाहिए, जब भी आप आगे के टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, वरना समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं बोलूं लाइक सबसे पहले हम आपको ऑपरेंड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 एंड 2 जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपके दोनों ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स आर जस्ट नथिंग, इतना याद रखिए। ऑपरेंड्स आपके नंबर्स होते हैं। ऑपरेंड्स आपके नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिसके ऊपर आप कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। अब 2 और 2 के बीच में तो हम कुछ उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स होते हैं जो बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या फंक्शन होने वाला है, क्या आपका नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अब 2 और 2 के बीच में मैं क्या करने वाली हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पे प्लस करूँ, राइट, हो सकता है मैं माइनस करूँ, हो सकता है मैं मल्टीप्लाई करूँ, कितने भी जो भी हमारे टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे हम वो कर सकते हैं। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होता है। ऑपरेंड्स आपके कुछ नहीं है, आपके नंबर्स हैं जिसपे आप परफॉर्म करो। मैं नंबर्स भी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ ऑपरेंड्स आपके वो है जिसपे आप कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस लगा के कुछ लॉजिकल कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहे होगे। एम आई राइट? एंड ऑपरेटर्स आपके क्या? ऑपरेटर्स आपके सिंबल है जो बताएंगे कि इस पे कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। आई होप अब आपको ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब सिंबल्स भी तो तरीके के हो सकते हैं कि आपके सिंबल प्लस माइनस हो सकता है, आपका सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, आपका सिंबल कुछ असाइन करने वाला होता है। तो सिंबल्स भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस्ड हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यहाँ बांटे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नथिंग विच इज अवर रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि आपको दिख भी रहा है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली सी, बट यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहाँ पे आपकी सी लैंग्वेज ली गई है, इसलिए आई एम टेकिंग द सी लैंग्वेज। यहाँ पे मैं सी का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ, बट यस जो अभी जितना बेसिक चल रहा है, देखो आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सबका सेम ही रहेगा, राइट। बेसिक आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक आपका जो लॉजिकल है, वो सबका सेम रहेगा। डिफर क्या होता है? हर एक लैंग्वेज का सिंटेक्स डिफर होता है, बस, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं? सीम आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ द टू ऑपरेंड्स। अब आपके पास ये दो ऑपरेंड्स हैं, जैसे 2 है, मैं बोल दूं कि 5 है। अब दो ऑपरेंड्स है, अब दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? अपना रिलेशनल ऑपरेटर होता है। हमेशा याद रखोगे, एक शॉर्ट नोट अपने माइंड में बना लो कि भाई अगर हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो वो हम किस ऑपरेटर से करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। या रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम करता है? रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है अगर आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन का, ठीक है। ऑल दिस ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू। देखो हम जो इंग्लिश में लैंग्वेज हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि हमारी इंग्लिश की ही जैसी होती है लैंग्वेज, राइट। बट जो हमारा लैपटॉप है, जो हमारा डिवाइस है, वो कैसी लैंग्वेज समझता है? वो समझता है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। तो आपको आंसर भी वो बाइनरी लैंग्वेज में ही देता है, बट आपको आंसर कैसे मिलता है?
आपको आंसर इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपाइलर। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया दीदी क्या बोल रही क्या नहीं, तो ऑलरेडी जो हमारी यूनिट 1 की वन शॉट है वहां पे मैंने आपको डिटेल में समझाया कि कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो प्लीज वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, वो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे मैंने अभी तक कितने टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए। आपको मैंने ऑपरेटर्स बता दिए क्या होता है, मैंने आपको ऑपरेंड्स बता दिया, अब मैंने आपको रिलेशन ऑपरेटर्स भी बता दी कि क्या होता है। अगर आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं, दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करना है, देन यू हैव टू यूज अ रिलेशनल ऑपरेटर। बट जो आपका आंसर आएगा रिलेशन ऑपरेटर में वो भी आपका बाइनरी ऑपरेटर की ही तरह कैसा आता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स आता है। ठीक है, अब आपके टोटल कितने होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर? 6 होते हैं। यहाँ मैंने चार्ट बनाया, हम उस चार्ट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, क्या है? क्या ये दोनों इक्वल है? ऑफकोर्स इक्वल है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भी देखा कि जो हमारे आंसर निकल के देते हैं वो हमारे सिर्फ ट्रू और फॉल्स में देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉट इक्वल टू। अगर मैं बोल दूं कि 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि हमारा क्या 5 तो इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल टू वाला तो सही नहीं है, तो फॉल्स आएगा। अब अगर मैं बोल दूं लाइक मैं इधर ले लूं 2 और 3, क्या 2 हमारा ग्रेटर है 3 से? नहीं, फॉल्स आएगा। लेस देन का बोल दूं तो 2 क्या हमारे लेस देन 3 से? ऑफ कोर्स है, तो ट्रू आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू सारा सेम ही परफॉर्म करता है। मुझे लगता है ये आप ऑपरेटर समझ गए होगे, बहुत बेसिक है, मैथमेटिक्स वाला है, छोटी क्लास में करते हुए आ रहे हो, तो इसमें इतना कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो मेन चीज आपको याद रखनी वो यही है कि आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, आपके ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जब आपके दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करना हो। और ये जो ऑपरेटर्स हैं आपको बाइनरी ऑपरेटर्स की तरह ही आंसर रिटर्न करके देते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, एंड टोटल आपके 6 टाइप्स के होते हैं। इक्वल टू अगर आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं, क्या उन दो ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम है या नहीं, तब आप इक्वल टू का यूज करते हो। नॉट इक्वल टू, जब आपके अगर दो ऑपरेंड्स की वैल्यू डिफरेंट है, क्या वो सही है? नॉट इक्वल टू है, ऑफकोर्स दोनों जब अलग अलग है, अगर मैं जैसे बोल दूं 2 और 3 दोनों अलग अलग है, अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू वाला लगाऊंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ग्रेटर देन, जो एक ऑपरेंड है क्या वो उससे बड़ा है? अगर बड़ा है तो यस कर दो। क्या वो इसके बड़ा भी है और बराबर भी? दोनों कंडीशन, भले ही वो बड़ा ना हो पर बराबर है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेम गोज फॉर द लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आप हमें ज्वाइन कर लें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जिससे आपको सारी जो वीडियोस हैं सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीजें कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने पढ़ते हैं विच इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हमने पढ़ा अपने रिलेशनल ऑपरेटर, अब हम पढ़ेंगे अपना लॉजिकल ऑपरेटर कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर दिमाग से ही समझ में आ रहा होगा, वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ लॉजिक वाली बात चल रही है, राइट? यस, अभी हमारा आएगा आगे। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? जैसे उसमें था हमारे रिलेशन ऑपरेटर में, सेम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कमेंट 2 और मोर कंडीशंस या कॉन्स्टेंट्स। आपके पास अगर 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन दे रखे कि अगर आपसे बोल दिया कि एक कंडीशन ए शुड बी ग्रेटर देन 18 और एज शुड बी ग्रेटर देन नॉट, नहीं, 2 कंडीशन अगर बोल दी कि वोट करने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन मैं मान के चल रही हूँ कि पहली कंडीशन ए शुड बी ग्रेटर देन 18, सेकंड कंडीशन है ए शुड बी लेस देन 30। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी मेरा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज मेरा आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेटर ये बोलता है अगर आपके पास 2 कंडीशन है या 2 से ज्यादा कंडीशन है, जब भी आप ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे। ठीक है, तो ये ना कुछ लाइक एक तरीके से ना आपके की नोट्स टाइप होते हैं, कीवर्ड्स टाइप होते हैं, तो मेक श्योर आप इनको ना अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स में यही लिख के हाईलाइट कर आओगे देन द टीचर विल गिव यू अ फुल नंबर। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कमेंट 2 or more कंडीशन। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेटर इज अ बूलियन वेदर आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका भी आंसर जो आप आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आता है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके 3 होते हैं। सबसे पहले लॉजिकल एंड बोलते हैं हम इसको हम लॉजिकल और, एंड दिस वन इज लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है? बेसिकली मैं आपको सबसे पहले एंड और का मतलब बताती हूँ। एंड में क्या होता है? अगर आपके पास 2 कंडीशन है तो दोनों की दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। ही वॉन्ट्स लाइक एंड आपका बोलता है कि मुझे मेरी दोनों कंडीशन करेक्ट चाहिए, जितनी भी कंडीशन, डजंट मैटर 2 है 3 है 4 है, जितनी भी है। अगर 4 कंडीशन है ना तो वो यही बोलेगा कि मुझे मेरी 4 कंडीशन सही चाहिए।
ठीक है। तो एंड बोलते हैं मेरे, अगर जितने मेरे प्रोग्राम में आपने एंड में कंडीशन लगाई है वो कंडीशन अगर सारी वैलिड हो रही है, सारी प्रूव कर रही है, सब कुछ इस कंडीशन को पार कर रहा है, तभी मैं आंसर ट्रू दूंगा, वरना मैं आंसर ट्रू नहीं दूंगा। और क्या बोलता है, और बोलता है अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सही हो रही है, वो इतना वो सोचता ही नहीं, वो इतनी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं लगा रहा, वो बोल रहा है अगर इसमें से एक भी कंडीशन ठीक हो रही है ना, ठीक है मैं आपको ट्रू दे दूंगा, मुझे सारी कंडीशंस ट्रू नहीं चाहिए, अगर इसमें से एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है देन आई विल गिव यू अ आंसर ट्रू। एंड नॉट क्या बोलता है, नॉट जस्ट अपोजिट कर देगा, अगर यस है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन से लगाए कि 5 जो है आपका छोटा है ट्रू से, ऑफ कोर्स छोटा है, और क्या 5 आपका बड़ा है 3 से, हाँ ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि 5 भी 3 से बड़ा है, बट 5 थोड़ी ना छोटे है 2 से, तो एक कंडीशन तो गलत हो गई। पर एंड क्या बोलता है, यहाँ पे पता चला कि एंड का सिंबल लगा, एंड क्या बोलता है कि मेरी जितनी भी कंडीशंस आप लगाओगे वो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, बट यहाँ तो एक सही है एक फॉल्स है, जब ये आंसर क्या आ गया, फॉल्स। अब सेम कंडीशन हमने और में लगाई, आपने देखो और सिंबल है, अच्छा यार ये वाली कंडीशन तो सही हो रही है, भले ये नहीं हो रही तो क्या फर्क पड़ता है, उसने देखो एक कंडीशन पे ही ट्रू बोल दिया, उसने बोला कि 5 जो है ट्रू से आपका छोटा है, ये तो कंडीशन में गलत थी, और उसने बोल दिया नॉट इक्वल टू, तो ये तो आंसर सही, उसने खुद ही बोल दिया क्या ये आंसर सही नहीं है ना, तो हमने बोला हाँ, तो आंसर क्या आ गया आपका ट्रू। आई होप अब आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आ गए हैं, बहुत आसान है, तो मैं मान के चल रही हूँ आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स, आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे, विच इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो बिट लेवल पे ही खेलता है, अगर मैं बात करूं तो बिट लेवल पे 0 और 1। द बिटवाइज ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म अ बिट लेवल ऑपरेशंस, मैंने बोला बिट के जो लेवल के ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे, ऑपरेंड्स अब आपको पता है वैल्यूज होती है। द ऑपरेटर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू बिट लेवल एंड देन द कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड्स, जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो सबसे पहले बिट लेवल पे चेंज होते हैं, फिर वो कंडीशंस लगा के परफॉर्म करते हैं। बट आप सोचोगे हम तो जो मतलब हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, हम जो ऑपरेटर्स देते हैं वो तो हम बिट लेवल पे नहीं देते, तो फिर कैसे चेंज होते हैं, वो अपने आप कंपाइलर कर लेता है, तो वो हमारे हेडेक वाली बात ही नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपके ऑपरेटर्स में परफॉर्म हो रहे होते हैं बिट लेवल पे। अब हमारे जो है लाइक हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है, जैसे आपका रिलेशनल ऑपरेटर था वैसे सेम हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो 6 तरीके के होते हैं, जैसे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के थे, बट अब हम देखेंगे वो 6 तरीके के भी कौन से हैं। बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, विच इज हम लोगों का ऐप लॉन्च हो गया है यूनिक सीरीज का, तो आप प्लीज जाइए सबसे पहले तो प्ले स्टोर से सिविल मंत्रा के ऐप, जो भी आप डालेंगे सिविल मंत्रा ऐप प्ले स्टोर पे, अब आ जाके प्लीज डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब उसमें आपको क्या क्या एक्सेस मिलेंगे, आपको सारी कंसेप्चुअल वीडियोस मिल रही होंगी, लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड होंगी, सारे सब्जेक्ट्स आपकी एक ही जगह, वेदर यू बिलोंग टू सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ऑफलाइन आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ का एक्सेस भी है, वीडियोस का भी वेबसाइट पे भी है, बट आप यहाँ ऐप पे भी कर सकते हो। तो वेबसाइट आपको पता है विच इज इन दी यूनिक सीरीज, जो कि हमारा है यूनिक सीरीज का www.uniqueseries.in, बट अगर आपको सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड करना है तो मेक श्योर कि आप प्ले स्टोर पे जाके वो चीज़ कर लें, और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो वीडियो यूट्यूब पे नहीं है वो वीडियो आपको सारी की सारी आपको एप्स पे मिल जाएंगी, तो मेक श्योर आप जल्दी से कर लो जिससे आप हाई क्वालिटी का कंटेंट आप वहाँ पे देख पाओ। तो मूविंग अहेड, अब हम अपने बात करेंगे अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स की, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे ये कितने तरीके के होते हैं, ये भी हमारे 6 तरीके के होते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑपरेटर एंड होता है, और होता है आपका एक ये ऑपरेटर है दिस वन ऑपरेटर, देन आपका लेफ्ट शिफ्ट एंड आपका राइट शिफ्ट, बेसिकली इसको हम एक्सॉर बोलते हैं एंड इसको नॉट ऑपरेशन बोलते हैं। देखो डिफरेंस समझना बिटवाइज और लॉजिकल में, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी बिटवाइज और लॉजिकल में डिफरेंस ही क्लियर नहीं हुआ। देखो हम जब अपना लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे थे एंड में, तो 2 एंड के सिंबल थे 2 और के थे, राइट, बट जब आप बिट का समझ रहे होते तो मेक श्योर करना बिट में हमेशा एक सिंबल होगा। सबसे पहली पहचान जो आपको करनी है कि आप जो यहाँ पे ऑपरेटर लगा रहे हो क्या ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है। बिटवाइज में हमेशा आपका एक ही सिंबल होगा, आप देख भी रहे होंगे एंड पे आपका एक सिंबल है और पे भी है, बट अगर हम यही बात लॉजिकल में करेंगे तो यहाँ पे 2 सिंबल्स होंगे आपके। ठीक है, अब हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन लगाया एक्स और वाई के बीच में एंड, एंड क्या बोलता है आपको पता ही, एंड बोलता है अगर दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही होंगी जब ही मैं ट्रू दूंगा। वही बोलता है यहाँ पे भी यही सेम चीज हो रही होती है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तभी वो आपको ट्रू देंगे,
बट यहाँ पे क्या है कि आपकी जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंडीशन ये लिखी है, एक कंडीशन ये लिखी है, सबसे पहले आपके बिट लेवल में कन्वर्ट होगा, जो बिट लेवल में आंसर निकल के आएगा वही ये आंसर दे देगा, सिंपल, ठीक है। और में भी क्या, और में भी सेम चीज होती है, दोनों में से अगर दोनों चीजें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो वो आपको आंसर दे देगा। नॉट में क्या है, जस्ट अपोजिट कर देगा, अगर लाइक 0 1 है तो इसका अपोजिट करके 1 0 दे देगा, अपोजिट कर देगा जस्ट। एक्सॉर बिल्कुल उल्टे, एक्सॉर ये बोलता है अपोजिट सिंबल्स पे बोलता है, लाइक मेरा अगर 0 0 है तो मुझे इसमें 1 मिलेगा, और अगर मेरा 1 0 है देन आई विल गॉट दी 0। ये डिफरेंट सिंबल्स पे काम करता है हमारा एक्सॉर। एंड ऑफ कोर्स जब हमारा लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब आप लेफ्ट की तरफ से खिसक रहे हैं, राइट शिफ्ट आप राइट की तरफ से खिसक रहे हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट कट बताऊं, अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, एंड राइट शिफ्ट करना है तो आप क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2, 2 की पावर में जाएगा। ऑफ कोर्स अगर मैंने बोला 5 लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट बाय 5 तो 2 की पावर 5 जाएगी, ठीक है। राइट शिफ्ट बाय 5 करना है तो 2 की पावर 5 जाएगी, ये वाली चीज है। कंफ्यूजन बैठ गई दीदी, कुछ भी क्लियरली हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप हमसे क्या बोल रही है ना। देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको बिटवाइज और लॉजिकल में डिफरेंस करना है तो आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके 2 होंगे, बट बिटवाइज आपके 1 ही होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की, ठीक है। चलो छोड़ो, सबसे पहले हम बात करेंगे दिस नॉट ऑपरेशन की, बहुत ईजी है। अगर आपका 0 1 दे रखा है तो 1 0, 1 0 दे रखा है तो 0 1, मतलब जस्ट अपोजिट कर देना। समझ में आगे दीदी। अब हम बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं कि जितने भी मैंने बोला लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, तो मेरे जो एलिमेंट्स हैं उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2। पर दीदी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा इतना, हम कैसे दिमाग मारेंगे। मैंने बताया तो मैंने शॉर्ट ट्रिक, अगर लेफ्ट शिफ्ट आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, मैंने बोला लेफ्ट शिफ्ट बाय 10 तो 2 की पावर 10। सेम राइट शिफ्ट, अगर राइट शिफ्ट आया तो डिवाइड लग जाएगा और 2 की पावर में जाएगा, ठीक है दीदी। हमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब हमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं कहा ठीक है। फिर आता है आपका एक्सॉर। एक्सॉर बोलता है कि अगर हमारे जैसे सेम नंबर 0 0 पे 0 मिलता था, नहीं यहाँ पे मैं अपोजिट दूंगा। अगर सेम नंबर आ रहे होंगे तो मैं आपको डिफरेंट नंबर दूंगा विच इज 1, और अगर डिफरेंट आ रहा होगा तो सेम नंबर दूंगा। मैं कहा ठीक है। और एंड और आपको तो पता ही है एंड और क्या बोलता है। एंड और ने बोला कि जो आप आपकी बार ऑपरेशंस लगाओगे पहले मैं इसको बिट लेवल पे करूंगा, अगर एंड में दोनों चीजें कंडीशन मैच करी है तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बट अगर और ने बोला कि अच्छा एक कंडीशन मैच करी तो मैं दे दूंगा। दैट्स इट। नाउ इट इज वेरी सिंपल। आई होप आपको ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप आराम से पूछ सकते हो मुझसे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जो आपका वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मेरा वेरिएबल है ए में वैल्यू असाइन करने का काम किसका होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। जरूरी नहीं है ए ही वेरिएबल हो, कुछ नेम भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नेम है मेरा, ठीक है, उसमें मुझे वैल्यू असाइन करनी है तो वो क्या काम करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल को वैल्यू देने के काम आता है। The left side operand of the assignment operator is a variable and the right side operand of the assignment operator is a value। मतलब जो ये मेरा लेफ्ट साइड है ये मेरा क्या है, ऑपरेटर का वेरिएबल है, और जो मेरा राइट साइड है वो क्या है, वैल्यू प्रोवाइड करेगा। The value on the right side must be of the same data type as a variable on the left side, otherwise a compiler will raise an error, which is very important कि ऐसा ना हो जैसे मैंने ए करा, ए में मैंने बोला है कि मुझे नंबर्स ही देने हैं, बट मैंने क्या करा, ए में मैंने 5 6 7 नंबर्स दे दिए, बट एक टाइम पे आके मैंने यहाँ पे कैरेक्टर डाल दिया, नेम डाल दिया, एरर आ जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है कि जो आपके लेफ्ट साइड में वेरिएबल है और जो आपके राइट साइड में वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वो दोनों सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक इंटीजर और एक कैरेक्टर चल रहा है, नहीं, दोनों ही कैरेक्टर होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। अगर सेम डेटा टाइप की नहीं होगी तो वो आपको एरर दे देगी और हमें एरर नहीं चाहिए। और सेम हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर भी 11 तरीके के होते हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले हमारा आता है इज इक्वल टू। अब ये मैं समझना वो कंपेयर वाला नहीं, सिर्फ जैसे x की वैल्यू आप y में असाइन कर रहे हो, प्लस माइनस x की वैल्यू आप ये बोल रहे हो। ये देखो ये हमारे शॉर्ट हैंड है यहाँ पे सारे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x मेरे 25 है, y 14 है, मैंने x इज इक्वल टू y दिया तो मैंने जो y की जो वैल्यू है वो मैंने x में डाल दी, असाइंस y वैल्यू टू x। तो y की जो वैल्यू थी 14 मैंने किसको दे दी, x को दे दी। अब मैंने x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जिसमें हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि प्लस इज इक्वल टू वाई, सेम मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 25 प्लस
14, ये मैं यहाँ प्लस करवा रही हूँ. सेम गोज फॉर द -1, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड यू नो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये हमारा, विच गिव्स नथिंग अ रिमाइंडर. ठीक है, तो सेम हमारी यहाँ पे चीजें होनी है. बस यही चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे आपकी चीजें हैं ये आपकी सारी शॉर्ट हैंड प्रोवाइड करेगी और यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म्स वाले दे रखे. एंड आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर भी क्लियर हो गया होगा, इतना टफ नहीं है. ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विच इज अ मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस. कि हमारे मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं. इफ, अब आपका ऑपरेंड्स का तो मतलब समझ में आ गया. इफ ऑपरेंड्स इन एन एक्सप्रेशन contains both integer and real constant or a variable, this is a mixed mode arithmetic expression. Operands for example like 5 और 6 है. For example, इसमें से आपका एक ही इंटीजर है और एक रियल है, तो यानी कि आपका कैसा ऑपरेंड हुआ, ये आपका हुआ मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हुआ है. मतलब यहाँ पे आपने मिक्स कर दिए मोड्स. अब दोनों इंटीजर होते तो नहीं होता, या दोनों रियल होते तो नहीं होता, बट आपने यहाँ पे एक इंटीजर और एक रियल दे दिया, तो आपने क्या कर दिया, मिक्स्ड कर दिया. मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस. In mixed mode arithmetic expression, integer operands are always converted to a real. जब आपका mixed mode arithmetic expression आता है तो आपकी जो integer है वो हमेशा convert होता है real में. For example, अगर ये integer है तो ये किस में convert होगा, आपके real वाले में convert होगा. Before carrying out any computations, अगर आपको कोई भी logical चीजें करनी है, कुछ भी करना है calculations, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा. अगर मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है तो आपको इंटीजर को रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और पता कैसे चलेगा मिक्स्ड मोड है या नहीं, अगर आपके ऑपरेंड्स एक इंटीजर और एक रियल है तो समझ जाइएगा आपका मिक्स्ड मोड है. ठीक है, एज ए रिजल्ट उसके बाद क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो रियल टाइप आएगा, विच इज वेरी सिंपल. बहुत थ्योरेटिकल आना है यहाँ पे, आपकी सारी चीजें लाइक कोडिंग वगैरह नहीं आनी है, आपको बहुत थ्योरी आएगा. तो आई विल एक्सप्लेन यू थ्योरी हियर, ओके. बट हाँ, अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विच इज अ टाइप कन्वर्जन इन सी. कि टाइप कन्वर्जन करना हो, लाइक आपको एक टाइप से दूसरे टाइप में जाना हो तो आप कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ. टाइप कन्वर्जन इन सी इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर. मतलब आपको अगर एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जाना है, कन्वर्ट करवाना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंटीजर से कैरेक्टर बनाने हैं, कैरेक्टर से इंटीजर या फ्लोट से डबल फ्लोट, ये चेंज करवाना है. मतलब मैं एक टाइप का जो डेटा टाइप है उसको मैं चेंज करवाना चाहती हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन. The type conversion is only performed to those data types where conversion is possible. ये वहीं पर परफॉर्म होता है जहां पे आपका कन्वर्जन हो सकता है. ऐसा नहीं है कि जहां कन्वर्जन नहीं हो रहा वहां भी कर देंगे, नहीं, जहां पे कन्वर्जन हो सकता है वहीं पे परफॉर्म करते हैं. टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय अ कंपाइलर, और ये कौन करता है, कंपाइलर करता है. अब दो तरीके के टाइप कन्वर्जन है, सेम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. अब दीदी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है वो हम देखेंगे. सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए टाइप कन्वर्जन क्या है, वो आपको पता चल गया. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है. और ये भी चीज याद रखनी है कि टाइप कन्वर्जन कौन करवाता है, कंपाइलर ही करवाता है. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, डन बाय द कंपाइलर. कंपाइलर करवाता है खुद ही, ये तो हमें पता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूजर. यूजर से वो कोई भी बाहरी चीज नहीं लेता है, वो खुद ही अंदर इम्प्लिसिट है. वर्ड से मतलब समझेंगे, इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है. हम यूजर है, यहाँ पे आपका डिवाइस है, कंपाइलर अंदर है, बट हमने उसको एक्सटर्नल से कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करी, हमने उसकी हेल्प नहीं करी, उसने खुद ही कर लिया, विच इज अ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. जनरली टेक्स प्लेस व्हेन एन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट. जब कब होता है, जब आपके एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा डेटा टाइप प्रेजेंट है, कि आपके एक्सप्रेशन में इंटीजर भी प्रेजेंट है, कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, फ्लोट भी वहां पे प्रेजेंट है, जब जाके आपका ये टाइप कन्वर्जन होता है. इसमें क्या होता है कि आप अपने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हो. तो इन सच कंडीशन टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस टू अवॉइड द लॉस ऑफ अ डेटा. तो जब आपके एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा डेटा टाइप प्रेजेंट है, तो जब आप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हो उसमें भी आप खुद नहीं करते हो, खुद ही अपने आप कंपाइलर कर लेता है, उसको एक्सटर्नल चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. बट हम ये ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि आपका डेटा कम लॉस हो. जितने ज्यादा डेटा टाइप्स होंगे, डर रहेगा कि आपका डेटा खराब हो सकता है, डेटा जा सकता है. All the data types of the variables are upgraded to the data type of the variable with the largest data type. तो जो सारे डेटा टाइप्स होते हैं जब आप चेंज कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं है कि आपका जमन जब जिसमें कर दोगे, नहीं. रूल होता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपके जो डेटा टाइप जो अपग्रेड होंगे वो किस में होंगे, जो उस एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा उसमें. ऐसा नहीं है कि
कैरेक्टर में मन किया तो हम कैरेक्टर में करें, नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर आपके इंटीजर बड़ा है तो सारे के सारे डेटा टाइप इंटीजर में ही कन्वर्ट होंगे। दिस इज अ रूल, ओके। जैसे अब पर आप ये सोचोगे दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा टॉप पे आता है, कौन सा लार्जेस्ट डेटा टाइप है। अगर आपके एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा डेटा टाइप प्रेजेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो फॉर दिस आई हैव आल्सो गिवन यू अ फिगर जो आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपका बूल है, देन कैट, देन शॉर्टेड। ये भी बता रहे हैं सबसे बड़ा आपका बूल, कैट, ये सब कुछ बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरी टेबल मिल गई है जो बता रहा है कि आपका लार्जेस्ट डेटा टाइप कौन सा है और आपको अगर किस फॉर्म में एक्सप्रेशंस दिए हो तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है। It is possible for implicit conversion to lose information. Signs can be lost and overflow can occur. देखो implicit में आप क्यों कर रहे हो चेंज, इसलिए कर रहे हो जिससे कि हमारा डेटा टाइप कम लूज हो, बट उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन बच जाएगी। कुछ आपके साइंस लॉस्ट होते हैं और कुछ ओवरफ्लो होते हैं जब आप कन्वर्ट करते हो। हर चीज कोई परफेक्ट तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होनी है, तो दिस इज अ गड़बड़ी बेसिकली है। तो आई होप आपको ना इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी क्लियर हो गया होगा। Now we are moving ahead, which is the explicit type conversion, which is the last type of conversion। और इससे नेम से ही समझ में आ रहा है, उधर हम implicit पढ़ रहे थे तो implicit में अंदर ही अंदर हो रहा था, यहाँ पे हम आपके explicit type conversion पढ़े तो पक्का कुछ बाहर से चीज पक्का फेंकी जा रही होगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग एंड इट इज यूजर डिफाइंड। ये यूजर ने बनाई है, खुद नहीं बनी, हम जैसे यूजर्स ने बनाई है। Here the user can typecast the result to make it of a particular data type। यहाँ पे यूजर ना टाइप लिखता है कि मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए। जैसे कि सिंटेक्स क्या होता है, उसने टाइप बता दिया कि मुझे चाहिए इंटीजर और एक्सप्रेशन लिख दिया तो ये उसमें खुद कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ पे कंपाइलर खुद कुछ नहीं करता, यहाँ पे हम यूजर बताते हैं उसको कि हमें किस टाइप के डेटा में कन्वर्ट करवाना है। और जो टाइप इंडिकेट होते हैं डेटा टाइप में, फाइनल सेट ऐसे होते हैं जैसे अगर आपका लोअर डेटा टाइप पे एक्सप्लिसिट हुआ तो आपका हायर बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना ट्रिकी नहीं है, आपको समझ में है तो क्लियर हो गए होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है और एसोसिएटिविटी क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। The concept of operator precedence and associativity in C helps in determining which operators will be given priority when there are multiple operators in the expression। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सप्रेशन लिखा, आपके वहां बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, वहां पे सिर्फ आपका एक ऑपरेटर यूज नहीं हुआ, आपके वहां प्लस भी यूज हुआ है, माइनस भी यूज हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हुआ है, लॉजिकल एंड भी हुआ है, बिटवाइज एंड, वो बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से हमें कौन सा सबसे पहले परफॉर्म करना है। अब ये तो नहीं मन करेगा ना कि यहां से हम शुरू कर देते हैं ऑफ कोर्स नहीं, तो हमें वो देखना पड़ेगा। छोटे में आपने मैथ्स में एक रूल पढ़ा होगा विच इज अ बॉड मास रूल, तो यहाँ पे भी छोटा मोटा बॉड मास ही अप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करना है, ठीक है। It is very common to have a multiple operators in C language and the compiler first evaluates the operator with higher precedence। देखो बहुत नॉर्मल है, जब आप अभी तो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस कर सकते हो, बट जब आप बड़े बड़े एक्सप्रेशंस करोगे तो वहां मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज होंगे, तो कंपाइलर सबसे पहले वही इवेल्युएट करेगा उसी ऑपरेटर को जिसकी क्या हायर प्रेसिडेंस होगी, ठीक है। अब प्रेसिडेंस क्या है देखते हैं। It helps to maintain the ambiguity of the expression and helps us in avoiding unnecessary use of parentheses। हम इसलिए करते हैं कि आपकी जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी चीजें मल्टीपल्स ना हो जाए और फालतू के पैरेंथेसिस अवॉइड ना हो। और प्रेसिडेंस वो है मतलब किसको आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताया इतने सारे ऑपरेटर्स हैं बट उसमें से आपको प्लस को सेम प्रायोरिटी दी गई है, मतलब प्लस को आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, तो जो आपके एक्सप्रेशन है उसमें जितनी जहां जहां प्लस होगा सबसे पहले आप प्लस को इवेल्युएट करोगे, फिर उसके बाद के सारे ऑपरेटर्स इवेल्युएट होंगे जिस उस टर्मिनोलॉजीज में दिए होंगे। जैसे अब आपकी एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब आपने बोला कि मैं तो उस ऑपरेटर को सबसे पहले यहाँ पे इवेल्युएट करूंगा, कंपाइलर बोला जिसके हाईयर प्रेसिडेंस होगी, मैंने आपको प्रेसिडेंस टेबल दे दी है कि सबसे पहले आप प्लस करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो आप सबसे पहले कंपाइलर उस एक्सप्रेशन में प्लस वाला ढूंढेगा कि भैया प्लस वाला क्या है जिससे मैं वैल्यूएट कर पाऊं, फिर वो माइनस वाला ढूंढेगा कि भैया माइनस वाला क्या है वो मैं वैल्यूएट कर पाऊं, ये चीज। ऑपरेटर ये तो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया। अब ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एक्सप्रेशन। अब एक केस ये भी तो आ सकता है, मैं बोल दूं कि नहीं भैया प्लस माइनस दोनों को मैं सेम प्रायोरिटी दे रही हूँ, दोनों सेम इक्वल के, दोनों को वैल्यूएट करो,
पॉसिबल थोड़ा आप दोनों के वैल्यूएट कर पाओगे एक साथ। तो यानी कि जब आपके दो ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस हो रही हो तो तब आपका रूल निकल के आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आपकी लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट, वो ये बताता है कि आपको लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करना है, मतलब अगर पहले प्लस करोगे फिर माइनस, या आपको राइट टू लेफ्ट यानी कि पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी तो समझ आ गई होगी। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस वो होता है जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सप्रेशन में और आपको पता करना है कि आपको सबसे पहले वैल्यूएट कौन सा करना है, तो वहां पे आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस आता है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जब रोल में आती है जब आपके पास दो ऑपरेटर्स में सेम प्रेसिडेंस होता है, सेम ही प्रायोरिटी होती है, तो जब आप एसोसिएटिविटी का यूज करते हो कि कौन सा सबसे पहले इवेल्युएट होगा। क्लियर क्लियर। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एसोसिएटिविटी इज ओनली यूज व्हेन देयर आर टू और मोर ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी जब ही यूज होगी जब आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स होंगे, उनकी सेम प्रेसिडेंस होगी एक्सप्रेशन में। जब भी, ऐसे नहीं कि यूं ही आप यूज कर दोगे, नहीं। वी कैन यूज पैरेंथेसिस टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं जिससे आपको ऑर्डर अच्छे से समझ में आ पाए। लाइक हम नंबर्स को ही कर देते तो हमें समझ में आ जाता है अच्छा हमें इसके अंदर वाला पहले इवैल्यूएट करना है। All operators with the same precedence have the same associativity। जो ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस होंगी तो उनकी एसोसिएटिविटी भी सेम होगी। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ पोस्टफिक एंड प्रीफिक्स आर डिफरेंट। तो जो प्रेसिडेंस होती है आपके पोस्टफिक और प्रीफिक्स की वो डिफरेंट होती है, कि आपका जरूरी नहीं कि पोस्टफिक्स की सेम है तो प्रीफिक्स की भी सेम हो। कॉमा एज अ लीस्ट प्रेसिडेंस अमंग ऑल ऑपरेटर्स शुड बी यूज्ड केयरफुली। तो सबसे कम जो प्रेसिडेंस होती है वो किसकी होती है, कॉमा की, तो उसको बहुत ध्यान से हमें यूज करना होता है। तो आई होप आपको वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। ऑपरेटर इन प्रेसिडेंस वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर पूरी एक टेबल दे दी है ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस की, जो समझ में आए। जैसे आपका सबसे जो हाई है प्रेसिडेंस है वो पैरेंथेसिस की है। अगर कभी ये सेम एक साथ आ गए दोनों ब्रैकेट्स, तो आपको ये देखना पड़ेगा एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो आप लेफ्ट टू राइट यूज करोगे। तो ये पूरी टेबल है, आप इस टेबल को रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ रटना नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो उसके ऊपर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स आपको ये कर देते हैं कि खुद की ही बना के देते हो, उसके बेस पर परफॉर्म करना होता है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और हाँ, अगर आपको लगे कि दीदी आपने तो हमें ऑपरेटर्स और ये एसोसिएटिव वगैरह की आपने कोडिंग करके नहीं बताई है, तो ऑलरेडी जब हमने आपको लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने आपको कोडिंग करके दिखा दी थी। तो आई होप आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना, वहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे हमारा वन शॉट चल रहा है तो वी विल कवर दी ऑलमोस्ट अब थ्योरेटिकल पोर्शन, बट मैं वर्बली भी वो चीज कोडिंग वाला बोलती जा रही हूँ, तो आप प्लीज वो समझते जाइएगा। बट हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ ही सकते हैं आराम से। Now we are moving ahead, which is our topic is what is conditional branching। कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारी कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है। तो इन सी कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन एज नीडेड। तो कंडीशन ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर कोई कंडीशन के बेस्ड पे ही जो कोड लिखा गया ब्लॉक्स में जब ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे आपकी कोई कंडीशन है और यहाँ पे आपका ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो जो इसके अंदर की जो लाइंस हैं वो जब भी एग्जीक्यूट होंगी जब आपकी कंडीशन जरूरत से मैच होगी, जब भी कंडीशन फुलफिल होगी, जब भी उसके अंदर के जो ब्लॉक्स के अंदर का आपका कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। यही बोल रहा है कंडीशन ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आपके जब यूज होते हैं, जो आपका पर्टिकुलर कोड ब्लॉक्स है वो जब भी एग्जीक्यूट होता है आपकी कंडीशन मैच कर जाए। अब इसको लिखने के भी तरीके हैं। अब ऐसे तो नहीं कि आपने स्टार्टिंग में कंडीशन लिखी उसके नीचे जस्ट कोड लिखा और अगर वो कंडीशन मैच होगी तो कोड आपका चल जाएगा, नहीं, इसको लिखने के भी तरीके। These branching instructions here allow programmers to run the code only when specific conditions are met। जब अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेट होती है, जब अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन चेक होती है, जब ये आपका कोड रन करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है ऑफ कंडीशन ब्रांचिंग स्टेटमेंट की। सबसे पहला इफ, देन इफ एल्स, देन नेस्टेड इफ एल्स एंड देन स्विच। तो मैंने बताया ना कि आप यूं ही नहीं लिख देते हो, कुछ लिखने के तरीके होते हैं, वो लिखने के तरीके ही है। तो सबसे पहला आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो हमारे इफ स्टेटमेंट को लिखने का कैसा है, द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट इन सी इज द इफ स्टेटमेंट। बहुत बेसिक होता है कंडीशन का, बहुत ज्यादा। If a given condition is met, it permits the execution block of code. The if statement is the following syntax। अगर जो आपने कंडीशन लिखी है वो मैच हो गई तो जो उसके अंदर का कोड है वो रन हो जाएगा। अब सिंटेक्स देखो, इसने लिखा इफ के आगे कंडीशन,
इफ लिखा, उसके आगे ब्रैकेट में कंडीशन लिखी। अगर ये कंडीशन आपकी सक्सेसफुल हो गई तो जो आपके ब्लॉक्स ऑफ कोड में यहाँ पे जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे इफ लिखा, इफ के आपके उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट्स बनाए जिसमें आपकी कंडीशन लिखी। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो आपके जो ब्लॉक्स है उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट, जो कि काफी ज्यादा बेसिक है। नेक्स्ट आता है हमारा इफ और एल्स स्टेटमेंट। By offering a different block of code to run when the condition is false, the if else statement builds on the if statement. The if else expression is the following syntax. देखो, अब मैंने बोला आपके बाद जो पहले अभी हमने इफ पढ़ा उसमें क्या था, जो अगर इफ के बाहर जो कंडीशन है, इफ के जो साइड में आपने ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन मैच हो रही है तो ही आपका वो कोड रन करेगा, वरना नहीं। तो उस केस में क्या हो रहा था, अगर आपकी कंडीशन मैच हो रही थी वो जो अंदर कोड लिखा हुआ तो चल जाता, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा था। तो उस केस में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका कौन सा कोड रन होगा वो यहाँ पे आता है। यानी कि सेम उसने बताया, इफ लिखा है, इफ के बाहर कंडीशन लिखी, अगर वो कंडीशन मैच हो रही है तो ये वाला कोड उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अदरवाइज अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो वो जो एल्स में लिखा वाला कोड है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। इसलिए हम एल्स का यूज करते हैं कि आपने एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो जब रन होगा जब आपकी ऊपर की जो कंडीशन है मैच नहीं होगी। तो कभी कभी तो एक केस ये भी आता है कि अगर आपकी सारी जो कंडीशंस लिखी हुई थी उनमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो आपका एट लास्ट एल्स वाले स्टेटमेंट यहाँ पे रन करता है। एल्स वाला आप एक तरीके से दो तरीके से मान सकते हो। एल्स वाला आपका जब रन करता है जब आपकी कंडीशन फॉल्स है, और जब का रन करता है तो दूसरा जब आपके पास कोई कंडीशन ही नहीं बची, लाइक डिफॉल्ट वाला। ठीक है, तो हमारा इफ एल्स होता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। You can have an if else statement with another if or else block in C since it supposes the nesting of else statement. It allows for adaptability when managing various environment. The nested if else statement is the following syntax. इसमें क्या होता है, आपने एक बार अभी ऊपर ये if else देखा, if else के अंदर एक और if else, तो वो होता है आपका nested if else। जैसे if के बाद पहली कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन मैच हो रही तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हुई तो फिर दूसरी कंडीशन मैच करी, अगर ये दूसरी वाली कंडीशन मैच हो रही है तो होगा, अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो एट लास्ट आपकी अगर कंडीशन 2 फॉल्स हुई है तो ये वाला, और कंडीशन 1 फॉल्स हुई है तो ये वाला। बहुत सिंपल है, इफ और एल्स को ही आपने यूज करा है। ठीक है, और अगर आपको इसको कोडिंग वाला पार्ट देखना है तो मैंने जो ऑलरेडी जब आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे ना तो वहां पे वो चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ठीक है, लास्ट आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। Multiple actions can be taken using the switch statement based on the value of a variable or expression. When managing several instances, it is especially helpful. The switch statement is the following syntax. अब क्या होता है, आप if else करते जाओ तो कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो एक और चीज निकल के आती है विच इज अ स्विच स्टेटमेंट, जहां पे आप लगा सकते हो। जैसे स्विच के बाहर आपने पहले, इसमें क्या है सिंटेक्स, इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा कि इन्होंने आपका स्विच के आगे एक्सप्रेशन लिखा ये। ठीक है, अगर केस बनाया, सबसे पहला केस आपने एक्सप्रेशन लिख दी, सबसे पहला केस बनाया, अगर ये केस मैच हो रहा है तो वाला कर दो। फिर उसके बाद मेक श्योर आप ब्रेक लिखो, अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा होगा ना तो आपकी सारी कंडीशंस प्रिंट होती चली जाएंगी। ब्रेक का मतलब होता है टर्मिनेट करना, अपने लूप से बाहर निकल जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑपरेटर्स वाले लिखा, तो मैंने लिखा स्विच ऑपरेटर्स, सबसे पहले मैंने केस बनाया प्लस का, अगर प्लस वाला किसी ने यूजर ने इनपुट दिया है तो ये तो प्लस हो जाएगा, नहीं दिया तो मैंने फिर दूसरे केस बनाया माइनस का, अगर ये माइनस वाला हो रहा है तो हो जाएगा। अगर मैं ये ब्रेक नहीं लिखूंगी तो पता है क्या होगा, मेरा प्लस वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, माइनस वाला, हमें ये थोड़ा ना करना। ऐसे हम और सारे केसेस लिख देंगे, बट अब हमें लग रहा है कि हमारा कोई भी केस ना रन करे, हो भी सकता है, तो जो फिर लास्ट में आप डिफॉल्ट के अंदर जो लिखते हो वो जब रन करता है जब आपका कोई भी एक्सप्रेशन मैच ही नहीं होता, कंडीशन से मैच नहीं होता, तो एट लास्ट आपका ये रन करता है। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमने अपने यूनिट 2 का वन शॉट भी क्लियर कर लिया है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बट अगर स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। ऐसी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होनी है वो हमारी यूनिट 3 की वन शॉट के ऊपर होगी, तो प्लीज मुझे बताना कि आपको और फर्दर चेंजेस चाहिए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।